5 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। मैंने सू वानकिंग के कैबिन में कदम रखा, मेज पर तलाक का पेपर पटका और हंसते हुए कहा, चलो सुजी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब जल्दी से मेरे 50 मिलियन ट्रांसफर करो, मुझे अपने गांव वापस जाना है। पर वो तो सू वानकिंग थी, इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। उसने बड़े नखरे से पेपर्स को हवा में उड़ाया और बोली, ये एचआर पेपर बहुत हल्का है, 50 मिलियन के वजन के लायक नहीं है, जाओ इसे 80 ग्राम वाले भारी डॉलिन पेपर पर दोबारा प्रिंट करा कर लाओ। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैं गुस्से में चिल्लाने लगा, अरे ओ मैडम, तलाक के पेपर के वजन से भला क्या लेना देना, तुम साफ साफ बहाने बना रही हो। लेकिन उसने ठंडे लहजे में साफ कह दिया, कोई आपत्ति है? अगर पैसे चाहिए तो मेरे नियमों का पालन करो, वरना तुम बिना इस रकम के यहाँ से जा सकते हो। उसकी ये बात सुनकर मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा और उसकी नाक के पास उंगली ले जाकर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने पूरे 5 साल तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए दिन रात गधों की तरह मजदूरी की है, ये मेरी खून पसीने की कमाई है। इस पर वो मुस्कुराई और ताना मारते हुए बोली, खून पसीने की कमाई? तब किसने 50 मिलियन की रकम देखते ही सबसे पहले साइन किए थे? मैंने भी चिढ़कर कह दिया, बकवास मत करो। 6 साल पहले जब उस अनजान लड़की ने मेरा फायदा उठाया था, तब से मेरा प्यार व्यार से भरोसा उठ गया था। अगर पैसों की तंगी नहीं होती तो कौन तुम्हारा नकली पति बनता? उसने मेरी तरफ देखा और रहस्यमयी ढंग से कहा, अनजान लड़की? तुम्हारी खुद की नीयत खराब थी। खैर, पैसे चाहिए तो जाओ, पहले पेपर खरीद कर लाओ, वरना बात यहीं खत्म। अब पैसे का मामला था तो मुझे अपनी ईगो को साइड में रखना ही पड़ा। मैंने तुरंत हाथ जोड़े और नकली दांत निपोड़ते हुए कहा, ठीक है बाबा, खरीदूंगा, अभी जाता हूं सूजी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, पूरे शहर का सबसे भारी पेपर लेकर आऊंगा। ऑफिस के बाहर आते ही मैं थक कर दीवार से टिक गया। मैंने खुद को दिलासा दिया, गो, बस ये आखिरी काम है, थोड़ा और बर्दाश्त कर ले, इसके बाद तो मैं गांव जाकर सारे मछली के तालाब खरीद लूंगा। इस 50 मिलियन के लिए मैं सब सहने को तैयार हूं। मैं फोन पर अपने सपनों के तालाब देख ही रहा था कि अचानक सू वानकिंग की बेटी म्याओ म्याओ रोते हुए दौड़ कर आई और मेरा पैर पकड़ लिया। वो रोते हुए बोली, पापा, क्या आप सच में मम्मी को छोड़कर जा रहे हो? क्या आपको अपनी इस प्यारी सी बेटी की कोई परवाह नहीं है? मैंने उसके सिर पर उंगली रखी और उसकी नौटंकी बंद कराते हुए कहा, सू म्याओ म्याओ, ये ओवर एक्टिंग बंद करो। कौन सी प्यारी बेटी? 5 साल पहले तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें अनाथालय से गोद लिया था और मुझे लेबर मार्केट से किराए पर लाया गया था। हमारे बीच सिर्फ एक बिजनेस डील है, कोई खून का रिश्ता नहीं है। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, मुझे पैसे कमाने दो। मैं पेपर लेने जा रहा हूं। मैं तो वहां से निकल गया, लेकिन पीछे सू वानकिंग ने म्याओ म्याओ को लिमिटेड एडिशन कार्ड्स का लालच देकर मेरे पीछे जासूस बनाकर लगा दिया। म्याओ म्याओ भी लालच में आकर सैल्यूट ठोकते हुए मिशन पर निकल पड़ी। मैं भागता हुआ प्रिंटिंग शॉप पर गया और काउंटर पर हाथ मारकर चिल्लाया, मालिक, इस शहर का सबसे महंगा और भारी 80 ग्राम वाला डाउलिन पेपर दो। मुझे 50 मिलियन का तलाक का पेपर प्रिंट करना है। पेपर प्रिंट कराकर मैं दोबारा सू वानकिंग के ऑफिस में घुसा और हाँफते हुए बोला, सूजी, पूरे शहर का सबसे भारी पेपर ले आया हूं, बिल्कुल मेरे मजबूत चरित्र जैसा भारी है। अब तो जल्दी से साइन करो और मेरे पैसे दो। उसने पेपर देखा पर बड़े आराम से चाय का कप उठाकर बोली, पेपर तो अच्छा है, पर अफसोस आज साइन नहीं हो सकते। मेरा तो सच में रोने जैसा हाल हो गया। बैकग्राउंड में खिड़की के कांच टूटने लगे और मैं चिल्लाया, अब क्या हुआ? पेपर भी तुम्हारी पसंद का ले आया? क्या तुम मुझे खोना नहीं चाहती? अगर ऐसा है तो साफ साफ बोलो और पैसे बढ़ाओ। उसने आईपैड पर ग्रहों का कोई अजीब सा नक्शा दिखाया और बोली, आज बुध वक्री है और मंगल बृहस्पति आमने सामने है, बहुत अशुभ दिन है, आज के दिन साइन करना ठीक नहीं है। मेरा सिर फट गया। क्या तुम अरबपति सीईओ होकर मुझसे ज्योतिष और कुंडली की बातें कर रही हो? वो अपनी जगह से हिली तक नहीं और बोली, तो क्या हुआ, पैसा मेरा है तो नियम भी मेरे ही होंगे, अब बाहर जाओ। मैं बाहर आया तो गुस्से में अपनी शर्ट फाड़ने लगा। मुझे समझ आ गया था कि वो बस मेरी जवानी मुफ्त में इस्तेमाल करना चाहती है, पर फिर मैंने खुद को संभाला। 50 मिलियन के सामने ये कुछ नहीं था। पूरी आकाशगंगा भी उल्टी घूम जाए तो भी मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने सोचा, कल मैं खुद शुभ मुहूर्त देख कर आऊंगा। अगले दिन मैं पूरे 10 पेपर्स के सेट लेकर उसके केबिन में पहुंचा। मैंने हंसते हुए कहा, सूजी, ग्रहों का चक्कर खत्म, ये 10 कॉपियां हैं, सब इंपोर्टेड भारी पेपर पर हैं, कोई भी एक चुनो और साइन करो। उसने शातिर नजरों से मुझे देखा और बोली, तलाक 2 लोगों का मामला है, बैठकर एक एक शर्त तय करनी होगी। आज से हर रात 1 घंटा हम शर्तों पर चर्चा करेंगे। 1 मिनट भी कम हुआ तो मैं साइन नहीं करूंगा। मेरा सारा जोश ठंडा पड़ गया। उस 50 मिलियन के अलावा हमारे बीच बात करने को बचा ही क्या है? वो मुस्कुराई, चर्चा नहीं करनी तो फिर वो पैसे भूल जाओ। मैंने तुरंत पलटी मारी, कुर्सी खींची और बैठ गया। करेंगे, बिल्कुल गहराई से करेंगे। बताइए सुजी, आज कहां से शुरू करें? फिर क्या था, मेरी शामत आ गई। पहले दिन बहस हुई कि घर के बर्तन किसके होंगे। दूसरे दिन बात यहां तक पहुंच गई कि टॉयलेट ब्रश तक बांटने की नौबत आ गई। मैं अपना सिर पकड़कर सोचने लगा कि यह तलाक हो रहा है या घर का बंटवारा। फिर उसने संपत्ति के बंटवारे की पहली शर्त पढ़ी, शहर के 3 आलीशान फ्लैट और 5 सुपर कारें, ये सब शादी के बाद की संपत्ति हैं, तुम आधा हिस्सा चुन लो। मैंने हाथ जोड़कर मना किया, रुको, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, मुझे तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहिए, बस मेरे 50 मिलियन दे दो। पर वो अड़ गई कि यह मेरा कानूनी अधिकार है। फिर उसने दूसरी शर्त पढ़ी कि बेटी मेरे पास रहेगी, लेकिन उसके मानसिक विकास के लिए मुझे हफ्ते में 3 दिन यहां आना होगा और छुट्टियों में पूरा दिन बिताना होगा। मैं झल्ला उठा, हफ्ते में 3 दिन यहां रहूंगा तो गांव का तालाब कैसे संभालूंगा? मुझे फेविकॉल से यहीं चिपका दो ना। इसके बाद उसने कहा, तीसरी शर्त, तलाक के बाद घर की बिल्ली को कौन पालेगा? बिल्ली? कौन सी बिल्ली? मैं पागल होने लगा। 5 साल में इस घर में मुझे बिल्ली का एक बाल तक नहीं दिखा। सू वानकिंग, तुम पैसे न देने के लिए नए जीव पैदा कर रही हो।
उसने मुस्कुराकर एक भारी काली फाइल मेरे आगे की। पहले इस कंपटीशन बैन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो, क्योंकि तुम 5 साल मेरे पर्सनल शेफ रहे हो। मैंने शर्तें पढ़ी तो मेरी आंखें बाहर आ गईं। तलाक के बाद जिंदगी भर टमाटर अंडा फ्राई बनाने पर रोक, सोशल मीडिया पर खाने की तस्वीर डालने पर अकाउंट ब्लॉक, और 500 किलोमीटर के दायरे में किसी दूसरी महिला के लिए खाना बनाने पर रोक, यहां तक कि गांव की पालतू जानवरों के लिए भी नहीं। जुर्माना 1 बिलियन। सू वान किंग, तुम बैंक लूट रही हो क्या? वो बोली। जुर्माना ज्यादा है तो साइन मत करो, पर पैसे भूल जाओ। अच्छा होगा यहीं रुक जाओ और जिंदगी भर मेरे शेफ रहो। मैं अंदर ही अंदर हंसा। मैंने फोन पर मैप चेक किया और उसके करीब जाकर बोला, 500 किलोमीटर की पाबंदी ना? सूजी, तुम्हारा दांव फेल हो गया। मेरा गांव तुम्हारे ऑफिस से पूरे 501 किलोमीटर दूर है। मैं वहां रोज दावतें रखूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ये पेपर मैं अभी साइन करता हूं। मैंने खटाखट साइन किया और कहा, साइन हो गए, अब लाओ मेरे पैसे। पर सू वानकिंग के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें न तो भूगोल पता है और न ही गांव की खबरें। क्या तुमने अपने गांव का व्हाट्सएप ग्रुप ब्लॉक कर रखा है? मैंने कहा, मैं करोड़पति बनने वाला हूं, मैं वो फालतू ग्रुप क्यों देखूं? क्या हुआ है? उसने आईपैड मेरे सामने किया। हमारी कंपनी ने पिछले महीने तुम्हारा पूरा गांव और तालाब खरीद लिया है और विकास के लिए पूरे गांव को शहर की तरफ 1.5 किलोमीटर करीब शिफ्ट कर दिया है। नक्शे पर दूरी 499.5 किलोमीटर देखकर मेरा खून सूख गया। वो बोली, बधाई हो, अब तुम 500 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ चुके हो। अब वहां कदम भी रखा तो 10 बिलियन का जुर्माना देना होगा। सू वान किंग, मैं घुटनों के बल बैठकर पत्थर की तरह टूटने लगा। तुमने मुझे फंसाने के लिए पूरा गांव ही हिला दिया। तुम इंसान हो या शैतान? मैं गांव नहीं जाऊंगा, मैं इसे अभी फाड़ देता हूं। उसने फाइल दराज में रखी। आपत्ति खारिज, कॉन्ट्रैक्ट लागू हो चुका है। जाओ अब रात का खाना बनाओ। म्याओ म्याओ को तुम्हारे हाथ के खट्टे मीठे आलू खाने हैं। मैं किचन में गया और गुस्से में सब्जियां काटने लगा। जालिम औरत, मेरे पैसे हड़पने के लिए पूरा गांव खिसका दिया। खाने में इतनी खटास भर दूंगा कि खाकर तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तभी अचानक किचन का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। मैंने हाथ में चाकू लिए गुस्से में मुड़कर कहा, कौन है वहां? चिल्ला क्यों रहे हो? वहां एक अमीर लड़का सूट में खड़ा था। वो डर कर बोला, भाई पहले चाकू नीचे रखो। मैं झेन जियान हूं, वानकिंग का कॉलेज सीनियर। अभी अभी विदेश से लौटा हूं। मैंने चाकू उसकी तरफ किया। सीनियर साहब, आइए बैठिए, चाय लेंगे या पानी? वानकिंग अंदर काम कर रही है, मैं बुलाता हूं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसे मत बुलाओ, मैं हमेशा के लिए वापस आया हूं। मेरे और वानकिंग के बीच की पुरानी बातें अब खत्म होनी चाहिए। तुम समझदार हो, समझ गए होगे। पुरानी बातें? हमेशा के लिए वापस आया है? ये सुनते ही मेरे दिमाग की बत्ती जली और बैकग्राउंड में आतिशबाजी होने लगी। तो हुआ यूं कि जब वो वापस आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं खुशी से रो पड़ा और उससे बोला कि तुम आ गए, आखिरकार तुम वापस आ ही गए मेरे तारणहार। मुझे लगा अब फाइनली मेरे 50 करोड़ और मेरा ये दर्द भरा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए खत्म होने वाला है और मेरी आज़ादी का दिन आ गया है। मैंने ज़ेन सर से कहा कि मैं सब समझता हूँ, आप सच में बहुत महान इंसान हैं। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं अपने काम में बहुत ही प्रोफेशनल हूँ और तुम दोनों के इस खूबसूरत रिश्ते के बीच कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैंने उनसे कह दिया कि मैं बस अपना बोरिया बिस्तर बांधता हूँ और अभी तुम्हारे लिए जगह खाली कर देता हूँ। जब मैंने उन्हें एक किताब पकड़ाते हुए कहा कि इसे ध्यान से पढ़ना, तो उन्होंने हैरानी से पूछा कि ये क्या अजीब सी चीज़ है। मैंने उन्हें बताया कि ये फैमिली ड्यूटी हैंडओवर मैनुअल 1.0 है। मैंने ज़ेन सर को समझाया कि चूंकि अब आप मेरी जगह लेने वाले हैं और इस पति और नैनी वाले भारी भरकम रोल को निभाने वाले हैं, तो सब कुछ साफ साफ समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। मैंने उन्हें म्याओ म्याओ का स्पेशल डाइट प्लान दिखाते हुए कहा कि गाजर को हमेशा एकदम परफेक्ट स्टार के शेप में काटना है और ब्रोकली को छोटे पेड़ की तरह सजाना है, वरना वो उसे छुएगी तक नहीं और बिल्कुल नहीं खाएगी। मैंने उन्हें 37 अलग अलग एलर्जी की लिस्ट भी रटने को कह दी। मैंने उन्हें सबसे ज़रूरी बात बताई कि म्याओ म्याओ को सोते वक्त एक अजीब सी आदत है, किसी को उसके लिए डायनासोर की आवाज़ निकालनी पड़ती है, वो भी टी-रेक्स वाली, एकदम खूंखार और बिल्कुल असली। मैंने उन्हें दहाड़ कर दिखाया और बताया कि ये आवाज़ निकालना थोड़ा मुश्किल है। मुझे इसे एकदम परफेक्टली सीखने में पूरे 3 महीने लग गए थे और मेरा तो गला ही बैठ गया था। मैंने उनसे कहा कि आपको भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा इसे समझने और म्याओ म्याओ को खुश करने में। मेरी बातें सुनकर वो हैरान रह गए और पूछने लगे कि क्या ये सब मैं रोज करता हूँ। तभी मेरी बच्ची आ गई और पूछने लगी कि पापा, ये अजीब सा दिखने वाला अंकल कौन है और क्या ये मेरा नया पापा बनने आया है? मैंने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल, अब से ये ज़ेन अंकल ही तुम्हारे लिए स्टार वाले गाजर बनाएंगे और तुम्हारे साथ खेलेंगे। वो मजे लेते हुए बोली कि वाह नए पापा, क्या आप मुझे उल्टा लटक कर सोने वाली मजेदार कहानियां सुनाओगे? क्या आप कंप्यूटर पर मेरे लिए प्यारे प्यारे जानवर ड्रा करोगे? और क्या आप मुझे स्कूल में दूसरे बच्चों से बचाओगे? मैंने बात संभालते हुए कहा कि अरे एक अच्छा पिता बनने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है ना। मैंने ज़ेन सर से पूछा कि आप कैश दोगे या फोन से स्कैन करोगे, क्योंकि मैं बस अपना बचा खुचा सामान पैक करके निकल रहा हूँ और तुम दोनों के इस प्यार भरे मिलन में मैं 1 सेकंड के लिए भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तभी बॉस आ गई और पूछने लगी कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने तुरंत बॉस को रिपोर्ट करते हुए कहा कि मैं ज़ेन सर को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि वो मेरी जगह एक परफेक्ट पति और बेहतरीन नैनी बन सकें। मैंने कहा कि आपकी खुशी के लिए मैं अपनी आखिरी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और लगन से निभा रहा हूँ। ज़ेन बीच में कुछ बोलने लगा कि वानकिंग मैं यहाँ बस, लेकिन तभी म्याओ म्याओ बोल पड़ी कि मम्मा ये अजीब अंकल तो उल्टा लटक कर कहानी भी नहीं सुना सकता, ये बहुत बेवकूफ़ है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसे वापस भेज दो। बॉस ने म्याओ म्याओ को जिद करने से रोका और मुझे तुरंत अपने साथ स्टडी रूम में चलने को कहा। वहां जाकर उसने मुझसे पूछा कि वो जो बाहर हैंडओवर मैनुअल रखा है वो तुमने बनाया है ना, और तुम अपनी जगह उसे देने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो?
मैंने साफ साफ कह दिया कि बिल्कुल बॉस, आपका पहला प्यार आखिरकार अब वापस आ गया है, तो मुझ जैसे नकली और कॉन्ट्रैक्ट वाले पति का यहाँ कबाब में हड्डी बनने का क्या फायदा। मेरा जाना ही ठीक है। वो मुझ पर भड़क गई और बोली कि पहला प्यार? तुमसे किसने कह दिया कि वो मेरा पहला प्यार है? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं हैरान रह गया और पूछा कि हैं, ऐसा नहीं है क्या? मुझे तो यही लगा था। उसने मुझे बताया कि वो बस एक दिवालिया इंसान है जो मुंह उठाकर देश वापस आ गया है। वो उसे क्यों पसंद करेगी? मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि दिवालिया? सच में? तो फिर सीधा सिक्योरिटी को बुलाकर उसे धक्के मार के बाहर निकालो ना, उसे अंदर आने ही क्यों दिया? मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे यहाँ से जाने से क्यों रोक रही हो? जल्दी से मेरे हिस्से के 50 करोड़ क्लियर करो और हम दोनों एक दूसरे को खुशी खुशी अलविदा कहते हैं। बात खत्म। उसने मुझे समझाया कि सबके सामने तमाशा करना अजीब होगा और रेपुटेशन खराब होगी। उसने एक शर्त रखी कि अगर मैं एक कानूनी पति के तौर पर उसे इरिटेट करके खुद भागने पर मजबूर कर दूं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने कहा कि मैं उसके लिए इस वक्त एक परफेक्ट शील्ड हूं। मैंने मना करते हुए कहा कि अरे मैडम, क्या बोल रही हो? मैंने एक फुल टाइम नैनी और नकली पति का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अब तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड बना रही हो। मैंने साफ कह दिया कि ये तो मेरे काम से बिल्कुल बाहर की चीज है और मैं ये फालतू का रिस्क बिल्कुल नहीं लूंगा। मैंने उसे धमकी दी कि भले ही तुमने मेरे गांव को 499 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया है, मैं बिना सीट वाला जनरल टिकट लेकर 500 किलोमीटर दूर पड़ोसी राज्य में जाकर चुपचाप मछलियां पाल लूंगा। मैं यहाँ से भाग तो सकता हूँ ना? मैं आज ही अपना सामान लेकर निकल रहा हूँ। उसने मुझे याद दिलाया कि क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट का वो सबसे जरूरी रूल भूल गया कि मैं उनकी कंपनी के 500 किलोमीटर के दायरे में कोई काम नहीं कर सकता। उसने बताया कि जहां मैं जाना चाहता हूं वो यहाँ से सिर्फ 482 किलोमीटर दूर है। उसने मुझे 100 करोड़ का ऑफर दिया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को म्याओ म्याओ के 18 साल के होने तक बढ़ाते हैं। मैंने तंज कसते हुए कहा कि 100 करोड़? बॉस, आप मुझे क्या समझते हो? सिर्फ 100 करोड़ में मेरी पूरी जवानी खरीदना चाहती हो? मैं इतना भी सस्ता नहीं हूं। उसने पैसे बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिए। मैंने उसे समझाया कि बॉस, सच में ये पैसों की बात बिल्कुल नहीं है। उस जेन जियान जैसे बेशर्म और ढीठ इंसान को झेलना सच में बहुत मुश्किल काम है और मेरी जान निकल जाएगी। उसने फिर पैसे बढ़ाए और 300 करोड़ का ऑफर दे डाला। 300 करोड़ सुनते ही मैं पिघल गया और मैंने कहा कि अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि आपको उस घटिया इंसान से बचाने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूं और मैं ही तो आपका सबसे अच्छा शील्ड हूं। लेकिन मैंने कुछ छोटी सी शर्तें रख दी, जैसे वीकेंड की पूरी छुट्टी, हॉलीडे पर काम करने की 3 गुना सैलरी, सब्जी लाने के लिए एक बढ़िया सी पर्सनल कार और हाँ, पेट्रोल बिल्कुल फ्री होना चाहिए। उसने मेरी सारी शर्तें मान ली और मुझे एक नई रोल्स रॉयस की चाबी और अपना अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड पकड़ा दिया। मैं खुशी से झूम उठा और कहा कि बॉस महान है, बॉस की जय हो। जब इतने पैसे लिए हैं तो दिल लगाकर काम भी करूंगा। उस बाहर वाले को अब बस मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगा। बाहर आकर मैंने देखा कि जेन कह रहा था कि वानकिंग, तुमने आखिरकार इस गंवार को निकाल ही दिया। मुझे बहुत खुशी है, अब से मैं यहाँ हूँ। तभी म्याओ म्याओ ने उससे पूछा कि अंकल, क्या आप सच में बहुत गरीब हो? उसने बड़ी शान से कहा कि बच्ची अंकल, अभी अभी वॉल स्ट्रीट से आए हैं और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। कल तुम्हें जो भी महंगा खिलौना चाहिए मैं दिला लाऊंगा। म्याओ म्याओ ने उसे करारा जवाब देते हुए कहा कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। मैंने मम्मा को साफ साफ कहते सुना कि तुम बस एक दिवालिया इंसान हो जो हमारे पैसे लूटने आया है। उसने पूछा कि क्या तुम सच में बहुत गरीब हो गए हो, इसलिए हमारे घर नूडल्स खाने आ गए हो? उसने आगे कहा कि लेकिन पापा ने आज बहुत महंगा खाना बनाया है, कोई सस्ते नूडल्स नहीं, और मम्मा ने पापा को खाना बनाने के पूरे 300 करोड़ दिए हैं। उसने जेन की बेइज्जती करते हुए कहा कि अब आप तो दिवालिया हो, तो आपके पास 300 करोड़ तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो आप हमारे घर का इतना महंगा खाना कैसे खा पाओगे? आप कहीं और जाकर नूडल्स मांग लो ना। जेन गुस्से से तिलमिला उठा और बोला कि सू वानकिंग, तुमने एक छोटी बच्ची को पैसों से मेरी बेइज्जती करने के लिए उकसाया। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुम इस बात के लिए पछताओगी। मैंने मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाया कि बस इतनी सी हिम्मत और चला था बड़ा विलन बनने, निकल यहाँ से। रात को बेडरूम में मैं खुशी से पागल हो रहा था कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे तो दिन ही बदल गए। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा मैं सीधा गांव जाकर आराम से मछलियां पालूंगा। मैंने ठान लिया कि अगर किसी ने मुझे फिर से ऑर्डर देने की कोशिश की तो मैं ये ब्लैक कार्ड सीधा उसके मुंह पर मारूंगा। तभी बॉस मेरे कमरे में आ गई और बोली कि ये फालतू की पूजा करना बंद करो, इनमें से कोई सोने का बच्चा नहीं निकलने वाला। मैं घबरा गया और पूछा कि बॉस, आधी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सच बता रहा हूं, मैंने फ्रिज से आपका वो महंगा बीफ बिल्कुल नहीं चुराया है। उसने बहुत प्यार से कहा कि इन 5 सालों में तुमने म्याओ म्याओ का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा है। आज जब उसने उस आदमी को घर से भगाया तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई। उसने कबूल किया कि सच कहूं तो इस घर को तुम्हारी आदत हो गई है। जब इतने पैसे ले ही लिए हैं तो अब शांति से यहीं टिके रहो, और जब तक तुम यहां से नहीं जाते इस घर का आधा हिस्सा तुम्हारा रहेगा। मैं डर गया और बोला कि आधा हिस्सा? आधा घर मेरा? बॉस, ये नहीं हो सकता। माना मैंने बॉडीगार्ड पति का कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी आज़ादी बेची है, खुद को नहीं। मैंने उससे पूछा कि आधी रात को ऐसे छोटे कपड़े पहनकर मुझसे प्यार की बातें कर रही हो, क्या तुम अपना कोई नया जाल बिछा रही हो? मुझे शक हुआ कि तुम पक्का चाहती हो कि हमारी सच में शादी हो जाए और मेरी पूरी कमाई तुम्हारी हो जाए और फिर मुझे बिना एक भी पैसे के घर से निकाल दो। मैंने साफ कह दिया कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ये पैसा मेरी जान है और मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। वो चिढ़ गई और बोली कि तियान गौ, कल मैं तुम्हारा ये फितूरी दिमाग पकाकर खा जाऊंगी। अगर मुझे सच में तुम्हारे साथ सोना होता तो क्या मुझे तुम्हें 300 करोड़ खर्च करके यहाँ रखना पड़ता? तभी मेरा फोन बज उठा और मैंने परेशान होकर कहा कि अरे यार, ये क्या मुसीबत है? ये वही अजीब सी लड़की है जिससे मेरी माँ ने मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा था। मैंने बॉस को बताया कि एक तो इसने 4 घंटे इंतजार करवाया, नशे में मुझ पर जमकर चिल्लाई और अब आधी रात को मेरी जान खाने आ गई।
बॉस ने गुस्से में कहा कि इसने तुम्हें पूरे 4 घंटे इंतजार करवाया। मेरे दिए हुए 300 करोड़ रखकर तुम ऐसी बदतमीज लड़की से बात कर रहे हो। उस लड़की ने फोन पर कहा कि हेलो तियान गॉ डेट के बीच में तुम्हारा मुझे छोड़कर यूं उठकर जाना बहुत ही घटिया हरकत थी। उसने मुझसे मेंटल स्ट्रेस के लिए तुरंत 5,200 रुपए मांगे और कहा कि उसे एक बैग खरीदना है। अगर तुमने पैसे भेजे तभी मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि मैं कोई बैग वैग नहीं दिला रहा। मुझ पर यह फालतू इल्जाम मत लगाओ। बॉस ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और कहा कि ओ हेलो बैग चाहिए, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम अपना सारा उधार चुकाओ। लड़की ने पूछा कि तुम कौन बोल रही हो बीच में। तियान गो, तुम एक गरीब नौकर होकर एक साथ 2 लड़कियों से चक्कर चला रहे हो, शर्म नहीं आती। बॉस ने उसे उसकी औकात दिखाते हुए कहा कि सुनो, मैंने अभी इसका समय पूरे 300 करोड़ देकर खरीदा है। तुमने इसे 4 घंटे इंतजार करवाया और बेवजह मेंटल टॉर्चर किया। सब मिलाकर पहले 1 लाख रुपए अभी ट्रांसफर करो, फिर मैं सोचूंगी कि ये तुमसे बात करेगा या नहीं। लड़की ने बॉस को पागल औरत कहते हुए कहा कि इसके पास न अपना घर है न गाड़ी, ये एक गरीब सा नौकर है और तुम बड़ी बॉस बन रही हो इसकी। बॉस ने उसे करारा जवाब दिया कि न घर है न गाड़ी, ये घर से बाहर अपनी खुद की रोल्स रॉयस में निकलता है और मेरा अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड इस्तेमाल करता है। बॉस ने आखिर में कहा कि और एक तुम हो जो आधी रात को भीख मांगने के अंदाज में 5,000 के एक सस्ते बैग के लिए गिड़गिड़ा रही हो। फोन रखो। जिस पर मालकिन ने गुस्से में चिल्लाते हुए फोन काट दिया और उसे सीधे बिस्तर पर मेरी तरफ फेंक दिया। मालकिन उठकर खड़ी हुई और उन्होंने हाथ बांधकर रॉब से कहा, तियनगो, तुमने मेरे पैसे लिए हैं तो अब तुम मेरे इंसान हो। सु वानचिंग का आदमी सिर से लेकर पैर तक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कल सुबह तुम मेरे साथ सु मॉल चलोगे और अपनी ये फटी पुरानी टी शर्ट बदलोगे। वह बिस्तर पर झुककर मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, याद रखना, अगर आइंदा तुमने मेरे खरीदे हुए कपड़े पहनकर पीठ पीछे किसी भी ऐरे गहरे इंसान से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी उस गाड़ी को एक साथ नदी में फिंकवा दूंगी। समझ गए? मैंने डरते हुए तुरंत हाँ कहा। वह मुस्कुराते हुए वहां से चली गईं और जाते जाते मन ही मन बोली, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। अगले दिन हम सू मॉल के एक बड़े शोरूम में पहुंचे। मैं वहां सोफे पर मुफ्त के ठंडे पानी का मजा लेने लगा। मालकिन के पास एक जरूरी मीटिंग का फोन आया और वो मुझसे बोली, तियन गो, यहीं बैठना और कहीं मत जाना। काउंटर से लड़की तुम्हारे नाप के कपड़े ला रही है, मैं 5 मिनट में आती हूँ। जैसे ही मालकिन गई, वहां मेरी पुरानी मंगेतर हाउ चुन अपने नए अमीर बॉयफ्रेंड जी के साथ आधम की। वह नखरे दिखाते हुए बोली, जानू, मुझे वो लिमिटेड एडिशन बैग चाहिए ना। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। अरे, ये तो वही कंगाल है ना जो 5,000 का बैग भी नहीं दे पा रहा था। आज यहाँ मुफ्त के सोफे पर बैठकर मुफ्त का पानी और एसी की हवा खा रहा है। इस वीआईपी शोरूम में आने की तुम्हारी औकात भी है? मैंने शांत रहकर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीमती जी, आपकी नेत्र रेखा थोड़ी टेढ़ी हो गई है। और वैसे ये एक सार्वजनिक विश्राम क्षेत्र है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तभी शोरूम में काम करने वाला मालकिन का पुराना आशिक ज़ेन जियान वहां दौड़ता हुआ आया, पर वह उस अमीर व्यक्ति के लिए 2 कप ठंडी कॉफी लेकर आया था। वह उसके सामने झुककर गिड़गिड़ाया, सर, आपकी कॉफी, कृपया सु ग्रुप के अगले प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी को मौका दीजिए। उस अमीर आदमी ने घमंड से कहा, पहले हमें शॉपिंग करने दो। तभी ज़ेन जियान ने मुझे देखा और मुझे नीचा दिखाने लगा। सर, आप इस फालतू इंसान को छोड़िए, ये तो एक साधारण नौकर है जो यहाँ बैठकर झूठ बोल रहा है। हाँ, चुन ने भी नखरे दिखाए। हाँ जानू, इसे बाहर निकालो, इसे देखकर मेरा मूड खराब हो रहा है। उस अमीर आदमी ने गुस्से में चिल्लाया, एक साधारण आदमी की इतनी हिम्मत! गार्ड्स, कहाँ मर गए तुम लोग? तुरंत आओ! देखते ही देखते बलवान गार्ड्स आए और उन्होंने मुझे सोफे से जबरदस्ती उठा लिया। वह अमीर आदमी चिल्लाया, इसे बाहर फेंको और हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करो। तभी पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आज मेरे आदमी को बाहर फेंकने की हिम्मत कौन करता है। उन्हें देखते ही सारे गार्ड्स के हाथ पैर फूल गए और शोरूम के मैनेजर के होश उड़ गए। वह तुरंत घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया और नाक रगड़ते हुए बोला, सु मैडम, आप स्वयं यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वास्तव में पता नहीं था कि यह आपका आदमी है। फिर उसने खुद को बचाने के लिए ज़ेन जियान की तरफ उंगली उठाई। मैडम, इस ज़ेन जियान ने मुझे गुमराह किया था। ज़ेन जियान के हाथों से कॉफी के कप छूटकर फर्श पर गिर गए और वह डर के मारे कांपने लगा। सु वानचिंग ने उस मैनेजर को घूरते हुए कहा, तुम सु ग्रुप के इस ऊंचे पद के लायक नहीं हो, तुम्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाला जाता है और मैं लीगल टीम से कहकर तुम्हारे सारे अकाउंट्स की जांच करवाऊंगी। अगर एक भी पैसे की हेराफेरी मिली तो तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताओगे। वो मैनेजर डर के मारे वहीं फर्श पर गिर गया। हाओ चुन हैरान होकर बोली, ये कैसे हो सकता है? ये तो एक मामूली लड़का था। सु वानचिंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छी तरह देख लो, ये पूरा मॉल सु ग्रुप की निजी संपत्ति है और ये लड़का सु वानचिंग का पति है, जिसे मैंने 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देकर अपना बनाया है। तुम जैसी लड़की जो दूसरों के टुकड़ों पर पलती है, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे पति पर उंगली उठाए? ज़ेन जियान, तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मैं अच्छी तरह समझती हूँ। सु ग्रुप तुम्हें कोई काम नहीं देगा। गार्ड्स, इन तीनों को धक्के देकर बाहर निकालो और सु ग्रुप के हर स्थान पर इनका प्रवेश हमेशा के लिए बैन कर दो। गार्ड्स ने उन तीनों को धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। हाओ चुन रोने लगी। ज़ेन जियान ने गुस्से में अपनी जेब से इनविटेशन कार्ड निकाला और कहा, रो मत, हम अभी हारे नहीं हैं। अगले हफ्ते की ग्रैंड पार्टी में सु ग्रुप के सारे बड़े लोग होंगे। मैं सबके सामने सु वानचिंग की इस नकली शादी का पर्दाफाश कर दूंगा और उसे कंपनी से बाहर निकलवा कर रहूंगा। इधर शोरूम के भीतर जब काउंटर की लड़की ने मेरे आगे नया काला सूट लाकर रखा और मैंने उसका प्राइस टैग देखा, 8,80,000, तो मेरे होश उड़ गए। मैं भागकर सु वानचिंग के पास गया और धीमे से बोला, मैडम, एक छोटा सा सौदा करें?
ये पैसे बाहर किसी को देने के बजाय आप मुझे सिर्फ 5 लाख नकद दे दीजिए। आज रात की पार्टी में मैं नॉर्मल कपड़ों में भी ऐसा रौब दिखाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। हमारा फायदा 50-50%। सु वानचिंग ने अपनी कॉफी का कप मेज पर रखा और मेरे सूट को हाथ लगाते हुए बोली, या तो तुम खुद तमीज से ये सूट पहनकर मेरे साथ चलोगे या मेरे गार्ड्स तुम्हें जबरदस्ती ये सूट पहनाकर गाड़ी में डाल देंगे। खुद चुन लो। मैंने उनका गुस्सा देखा। मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। मैंने तुरंत सूट पकड़ा और कहा, मैडम मैं खुद पहनता हूं। जब मैं सूट पहनकर ट्रायल रूम का पर्दा हटाकर बाहर आया तो वहां खड़ी शोरूम की लड़कियां मुझे देखकर हैरान रह गईं। सु वानचिंग भी मुझे एकटक निहारती रह गईं। मैंने अपनी टाई ढीली करते हुए कहा, मैडम ये बहुत अनकंफर्टेबल है, मेरा दम घुट रहा। सु वानचिंग मेरे बिल्कुल करीब आई। उन्होंने बड़े प्यार से मेरी टाई को पकड़ा, उसे सही से सेट किया और सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, शांत रहो। आज रात से लेकर पार्टी खत्म होने तक अगर तुमने इस सूट को थोड़ा भी खराब किया तो मैं तुम्हारे उन 30 करोड़ में से पैसे काट लूंगी। याद रखो, आज रात तुम सु ग्रुप की चेयरपर्सन के पति बनकर जा रहे हो, इसलिए अपना वो एटीट्यूड बनाए रखना। मैंने पूरी ताकत से गहरी सांस ली, अपना कोट पीछे की तरफ झटका और मन ही मन कहा, उस 30 करोड़ के लिए आज भाई को पूरी पावर लगानी ही होगी। पार्टी के आलीशान वेन्यू के बाहर मीडिया की भारी भीड़ थी। वहां जेन जियान और हाओ चुन पहले से ही मौजूद थे। मिस्टर जेन, सुना है आज रात चेयरपर्सन सु अपने नए पति के साथ आ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जेन जियान ने घमंड से कहा, बस इतना ही कहूंगा कि कुछ लोग चाहे जितना भी महंगा सूट पहन लें, उनकी असली औकात और खानदान कभी नहीं बदलता। हाओ चुन ने भी ताना मारा, बिल्कुल, सब तमाशा देखेंगे। तभी वहां हमारी चमचमाती काली रॉल्स रॉयस आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और मैं पूरे स्वाभिमान में कार से बाहर आया। मैंने अपना हाथ पीछे बढ़ाया और सु वानचिंग का हाथ थामकर पूरे वीआईपी लुक में रेड कारपेट पर आगे बढ़ा। मैंने जेन जियान और हाओ चुन के पास जाकर रुककर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ लोगों की औकात कभी नहीं बदलती। जेन जियान गुस्से से अंधा हो गया। वह तुरंत मंच की तरफ भागा, माइक संभाला और बड़ी स्क्रीन पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए पूरी सभा के सामने चिल्लाया, सब लोग ध्यान से देखो, सु वानचिंग की यह शादी बिल्कुल नकली है। इसने इस साधारण लड़के को सिर्फ एक नाटक करने के लिए पैसे दिए हैं ताकि ये सु ग्रुप का कंट्रोल अपने हाथ में रख सके और बोर्ड को धोखा दे सके। ये देखते ही सामने मेज पर बैठे सु ग्रुप के बुजुर्ग बोर्ड मेंबर्स गुस्से में खड़े हो गए। सु वानचिंग, आपने सु ग्रुप और बोर्ड के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। आपको अभी इसी क्षण चेयरपर्सन के पद से इस्तीफा देना होगा और हमारी इंटरनल जांच का सामना करना होगा। सु वानचिंग बिना किसी डर के चुपचाप अपनी वाइन का ग्लास हाथ में लिए बेहद शांत खड़ी रही। मैं समझ गया कि अगर सु वानचिंग का पद गया तो मेरे वो 30 करोड़ भी पानी में मिल जाएंगे। मैंने अपनी आंखें बंद की, पूरी ताकत जुटाई और मंच की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने मंच पर जाकर जेन जियान के हाथ से माइक छीना और पूरी सभा के सामने गर्व से कहा, हाँ, यह एग्रीमेंट बिल्कुल सच है और मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरे भोले दोस्तों, ये कोई नकली शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मेरी पत्नी सु वानचिंग सु ग्रुप की चेयरपर्सन है। उन्होंने हमारी बेटी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं भविष्य में कभी कंपनी के शेयरों या सु ग्रुप की आधी संपत्ति पर अपना हक न मांगूं, अपने पर्सनल पैसों से मुझे यह धनराशि दी है। उन्होंने कंपनी के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। मैंने सामने बैठे बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखा और पूरे रौब से कहा, सु वानचिंग के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में सु ग्रुप की मार्केट वैल्यू 3 गुना बढ़ चुकी है। उन्होंने अपने इस पर्सनल फैसले में कंपनी का एक भी पैसा इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर यह धोखा कैसे हुआ? सामने बैठे बोर्ड मेंबर्स सु वानचिंग के इस बेहतरीन फैसले को सुनकर चकित रह गए। जो सदस्य पहले चिल्ला रहा था वह अब हैरान होकर बुदबुदाया, अद्भुत, ये दामाद तो बिना कोई शेयर लिए खुद को कंपनी की ढाल बनाकर खड़ा है। फिर मैंने मंच से जेन जियान की तरफ उंगली उठाई और गरजते हुए कहा, रही बात तुम्हारी असली चाल यह है कि तुम सु ग्रुप के अंशों को गिराकर बाजार में धोखाधड़ी करना चाहते हो और हमारे सारे शेयर होल्डर्स का पैसा डुबोना चाहते हो। ये सुनते ही बोर्ड मेंबर्स का गुस्सा जेन जियान पर फूट पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गार्ड्स, इसे तुरंत दबोचो और पुलिस के हवाले करो। 4 गार्ड्स ने तुरंत मंच पर आकर जेन जियान को दबोच लिया। हाओ चुन ये सब देखकर पूरी तरह डर गई और अपना बैग समेटकर दबे पांव वहां से भागने लगी। मैंने माइक पर हंसते हुए कहा, हाओ चुन मैडम, अब कहां भाग रही हो? तुमने जिसके भरोसे इतनी बड़ी छलांग लगाने की सोची थी वो तो खुद एक नंबर का दिवालिया निकला। हाओ चुन ने गुस्से और रोते हुए जेन जियान का सूट पकड़ लिया और चिल्लाई, जेन जियान, तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। पार्टी का ड्रामा खत्म होते ही मेरी मालकिन सु वानचिंग ने जेन जियान और हाओ चुन को धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। मैं तुरंत मालकिन के पीछे भागा और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, आज आपकी साख बचाने के लिए मेरे दिमाग के कई सेल खत्म हो गए, थोड़ा बोनस तो बनता है। प्लीज उस जेन जियान की तरह मुझे खाली हाथ मत रखना। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और प्यार से मुस्कुरा दी। उधर बाहर जेन जियान फटे कपड़ों में जमीन पर गिर पड़ा और गुस्से में चीखा, सु वानचिंग, तियानगो, तुम दोनों बस देखते जाओ, मैं तुम्हारी नकली शादी का सबूत ढूंढकर तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद हम अपनी रॉल्स रॉयस गाड़ी से घर लौट रहे थे। मालकिन ने प्यार से मेरी तरफ देखा और कहा, तियानगो, आज के लिए शुक्रिया। अगर आज तुम मेरे आगे न खड़े होते तो सु ग्रुप सच में किसी और का हो जाता। मैं तो तुम्हें सिर्फ पैसों का लालची समझती थी, लेकिन आज तुमने सबके सामने जैसे मेरी रक्षा की। काश ये सब सिर्फ एक समझौता न होकर सच होता। वो थककर मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गईं। मैंने तुरंत बिल की रसीद उनके सामने लहराई और हंसकर कहा, मालकिन, जब माहौल इतना अच्छा है तो चलो लगे हाथ हिसाब भी कर लेते हैं। वो गुस्से में उठ बैठ गईं। मैंने बिल दिखाया।
पार्टी में स्टेज पर आपको बचाने के 2 लाख, बोर्ड के सामने साख बनाने के 50 लाख और आपकी झूठी शादी का नाटक रचने के लिए जो मैंने अपनी बेइज्जती कराई, उस मानसिक चोट के पूरे 80 लाख, कुल मिलाकर हुए 80 लाख 80 हजार। बोलिए मैडम, ऑनलाइन भेजेंगी या कार्ड से? मालकिन ने गुस्से में अपना बैग खोला, अपना कार्ड निकाला और वो चिल्लाई, ये लो और अपनी बकवास बंद करो वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगी। मैंने हंसकर कार्ड रख लिया। अगले दिन सुबह हमारी छोटी बेटी म्याऊ म्याऊ दौड़ती हुई आई। पापा, मम्मा, दादी का फोन आया था। वो कह रही थी कि पापा ने कल मम्मा को बहुत बहादुरी से बचाया। जब आप दोनों में इतना प्यार है तो मुझे जल्दी से छोटा भाई मिलने वाला है ना। ये सुनते ही मालकिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और मेरे होश उड़ गए। म्याऊ म्याऊ ने कमर पर हाथ रखकर कहा, लेकिन अगर आप दोनों सच में प्यार करते हो तो पापा हमेशा नीचे के कमरे में अकेले क्यों सोते हैं? टीवी में तो सारे मम्मी पापा एक ही बिस्तर पर सोते हैं। आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? मालकिन घबराकर बोली, नहीं बेटा, वो तुम्हारे पापा रात को बहुत जोर से खर्राटे लेते हैं। म्याऊ म्याऊ ने अपने कान बंद कर लिए और रोने लगी। मैं नहीं मानती। दादी ने कहा है कि अगर आप दोनों आज रात एक ही कमरे में नहीं सोए तो इसका मतलब आपकी शादी नकली है। फिर मैं कल ही अपना बैग पैक करके दादी के पास चली जाऊंगी। हम दोनों डर गए और वो हमें खींचकर बेडरूम में ले गई। आज रात पापा यहीं सोएंगे, मैं सुबह खुद चेक करूंगी। शुभ रात्रि। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने तुरंत भागकर सोफे पर कंबल ओढ़ लिया। मैडम, हमारे 30 करोड़ के एग्रीमेंट में एक ही कमरे में सोने की कोई शर्त नहीं है। मैं अपनी शर्तों का पक्का हूँ। पैसे ज्यादा दोगी तो भी मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। मालकिन ने कहा, चुपचाप सो जाओ, अगर खर्राटे लिए तो सीधे 1 लाख काट लूंगी। अगली सुबह मालकिन अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी और मैं उनके महंगे सिल्क के स्कार्फ से बेड के बीच में सीमा रेखा बना रहा था। तियनगो, तुम्हारे हाथ में जो ये लिमिटेड एडिशन स्कार्फ हैं, इनकी कीमत में तुम्हारे गांव में 2 आलीशान मकान आ जाते और तुम इनसे गांठें लगा रहे हो। मैंने हंसकर कहा, मालकिन सोच बड़ी रखिए। अब जब हमें एक ही कमरे में रहना पड़ रहा है तो नियमों का पक्का होना जरूरी है। सीधी बात है, अगर रात को आपने ये रेखा पार की तो 10,000 का जुर्माना, अगर छुआ तो 50,000 और अगर रात को आपका इरादा डगमगाया और आपने जबरदस्ती मेरे शरीर पर हक जमाने की कोशिश की तो सीधे 1 लाख से शुरुआत होगी। और हाँ, पैसे देने पर भी मैं मानूंगा या नहीं ये मेरे मूड पर निर्भर करेगा। मालकिन ने मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे 10 करोड़ भी दोगे तो भी मैं इस लाइन से आधा मिलीमीटर भी आगे नहीं आऊंगी। अब चुपचाप सो जाओ। फिर उन्होंने रात को अपना लैपटॉप बंद किया और सोने चली गई। टेबल पर एक पेन ड्राइव रखी थी। मालकिन ने उसे हाथ में लिया। यह कल रात की मीटिंग का सबसे बड़ा सबूत है। कल बोर्ड मीटिंग में उन गद्दारों को मजा चखाऊंगी। रात के अंधेरे में मालकिन की नजर सोफे पर सो रहे मुझ पर पड़ी। मुझे सोता हुआ देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। शुक्र है ये सो रहा है, वरना अगर ये जाग गया तो आधी रात की सर्विस के नाम पर मुझसे फिर कई लाख वसूल लेगा। तभी अचानक उनकी नजर मेरी खुली शर्ट पर पड़ी और वो शर्मा गई। इस आवारा के पास एब्स भी हैं। जैसे ही वो मेरे करीब आई, मैंने झटके से उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। मालकिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमारी सांसें एक होने लगीं। मालकिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी मैंने धीरे से अपना फोन निकाला और उनके चेहरे के सामने QR कोड लगा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, आधी रात को सीमा पार करने का जुर्माना 10,000 और सोते हुए मर्द को गलत इरादे से छूने का 50,000, कुल मिलाकर हुए 60,000। अभी पेमेंट करोगी या सुबह ऑफिस में सीधे डबल वसूलूं? मालकिन का सारा रोमांस गुस्से में बदल गया। उन्होंने जोरदार लात मारकर मुझे सोफे से नीचे गिरा दिया और चिल्लाई, तुम्हारी तो तियनगो, तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मैं नीचे फर्श पर गिर पड़ा और दर्द से कराहते हुए हंसने लगा। अरे मालकिन, ये तो सरासर घरेलू हिंसा है, इसके लिए तो 50,000 और लगेंगे। मालकिन ने गुस्से में तकिया उठाकर मुझे मारना शुरू कर दिया। अगली सुबह मैं टेबल पर बैठकर मजे से जूस पी रहा था की थी। तभी मेरे फोन पर 60,000 का मैसेज आया और मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। मालकिन वहां आई। उन्होंने मेज पर फाइल पटकी और कड़क आवाज में कहा, चलो हंसना बंद करो, आज ऑफिस में बड़ी बोर्ड मीटिंग है। तुम मेरे पति बनकर मेरे साथ चलोगे। तुम्हारी फीस 10,000 रुपए प्रति घंटा। मैंने तुरंत खड़े होकर सैल्यूट किया। मालकिन महान हो, आपका हुक्म सिर आंखों पर। आज तो उन गद्दारों की खैर नहीं। मालकिन ने मुझे एग्रीमेंट पेपर थमाते हुए कहा, ज्यादा खुश मत हो, पहले नियम सुन लो। जैसे ही हम सू ग्रुप की बिल्डिंग में कदम रखेंगे तुम्हें मुझसे आधा कदम पीछे चलना होगा। अगर आगे बढ़े या लाइन तोड़ी तो 10,000 कटेंगे। दूसरा नियम, जब तक मैं आंख से इशारा न करूं एक शब्द भी मत बोलना। हर फालतू शब्द के 20,000 कटेंगे। और तीसरा नियम, अपनी ये नजरें झुकाकर रखना। अगर रिसेप्शन की लड़कियों को 3 सेकंड से ज्यादा घूरा तो 50,000 का जुर्माना। भाई, ये नौकरी है या बारूद की ढेर पर चलना? यहाँ तो देखने के भी पैसे कट रहे हैं। मेरी तो आंखें ही दर्द करने लगी। इसके बाद हम ऑफिस के बड़े कॉरिडोर से आगे बढ़े। मालकिन पूरी पावर के साथ आगे चल रही थी और मैं ब्लैक सूट और काला चश्मा पहनकर उनके पीछे एक खतरनाकिया बॉडीगार्ड की तरह चल रहा था। वहां खड़े कर्मचारी आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे बाप रे, सू मैडम के पति का रौब तो देखो, बिल्कुल कोई प्रोफेशनल शूटर या विलन लग रहे हैं। कितनी खतरनाक एनर्जी है। मैंने काले चश्मे के पीछे अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन रोने लगा। अरे भाई, मैं तो सामने की लड़कियों को देख भी नहीं सकता। एक बार देखने के 50,000 कट जाएंगे। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। सू वानचिंग, तुम्हारे गलत फैसलों की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज हम तुम्हें इस पद से हटाने का प्रस्ताव पास करके रहेंगे। सू वानचिंग अपनी चेयर पर बैठी, मुस्कुराई और बड़े गर्व से कहा, अच्छा, मुझे हटाओगे? फिर उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर उन गद्दारों के काले कारनामों एंड फर्जी अकाउंट्स की सारी लिस्ट खोल दी। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें फंसाओ। मैं मालकिन के पीछे खड़ा सब देख रहा था। क्या
मैंने आगे बढ़कर सीधे टेबल पर हाथ पटका, जिससे मालकिन का कॉफी का कप टूट गया। ए बुड्ढे, अपनी ये उंगली नीचे रख। सु वानचिंग पर उंगली उठाने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी ये फर्जी अकाउंट्स बनाने की औकात देखकर मुझे हंसी आती है। तुम्हारे इस छोटे से दिमाग से ज्यादा समझदार तो मेरे गांव के खेत में उगने वाले आलू हैं। तुम जैसे गद्दार और धोखेबाज लोग सुग्रुप की पीठ में छुरा घोंप रहे हो। रक्षक, कहाँ मर गए सब के सब? इन सारे गद्दारों का कॉलर पकड़कर बाहर निकालो और इन्हें सीधे पुलिस के हवाले करो। दरवाजा खुला और पुलिस के साथ सुग्रुप के गार्ड्स अंदर आ गए। गार्ड्स ने उन सबको धक्का देकर मीटिंग रूम से बाहर निकाल दिया। रूम शांत होते ही मैंने तुरंत अपनी जेब से कैलकुलेटर निकाला, उसका बटन दबाया और मालकिन के पास जाकर हंसते हुए कहा, वह परफॉर्मेंस कैसी थी? बिल्कुल कड़क थी ना? आपके पति की लाज भी बच गई और आपका रौब भी बढ़ गया। तो चलिए अब जरा हिसाब कर लेते हैं। मालकिन ने हंसते हुए अपनी डायरी निकाली, पेन उठाया और कहा, अच्छा हिसाब करना है, आओ मैं तुम्हें अच्छे से हिसाब समझाती हूँ। उन्होंने डायरी में लिखते हुए कहा, पहली बात, जब हम ऑफिस के अंदर आए तो तुम बिल्कुल किसी रोबोट की तरह अजीब चाल चल रहे थे, जिससे सुग्रुप की इमेज खराब हुई। इसके कटते हैं 10,000। दूसरी बात, मीटिंग में चिल्लाने की इजाजत मैंने दी थी, लेकिन तुमने जोश में आकर टेबल पर हाथ पटका और मेरा कीमती एंटीक चीनी मिट्टी का कप तोड़ दिया। उस नुकसान के कटते हैं 30 लाख। मैं रोने लगा और अपने हाथ फैलाकर बोला, अरे मैडम रहम करो, वो कप तो मुश्किल से 200-300 रुपए का होगा, उसके लिए सीधे 30 लाख काट लिए? ये तो सरासर लूट है। मालकिन ने मुस्कुराकर अपनी घड़ी देखी और कहा, अभी बात पूरी नहीं हुई है। तीसरी बात सुनो, जब तुम उन डायरेक्टर्स पर चिल्ला रहे थे तो तुम्हारे मुंह से थूक की एक बूंद उड़कर सीधे मेरे इस 12 लाख के ब्रांडेड कोट की आस्तीन पर आ गिरी। और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस कोट को धोया नहीं जा सकता, इसे सिर्फ ड्राई क्लीन किया जाता है। तो इस नुकसान का जुर्माना पूरे 50 लाख। उन्होंने कैलकुलेटर पर बटन दबाया और हंसते हुए कहा, तो कुल मिलाकर हुआ 10,000 प्लस 30 लाख प्लस 50 लाख, यानी पूरे 90 लाख। इसमें से तुम्हारी आज की 3 घंटे की फीस 30 लाख काट लेते हैं। तो मिस्टर तियनगो, अब तुम सु समूह के कर्जदार हो, तुम्हें मुझे पूरे 60 लाख रुपए देने होंगे। मालकिन ने अपनी दराज खोली और उसे टेबल पर रखकर मुस्कुराते हुए बोली, कितना अजीब इत्तेफाक है ना, ये 60 लाख का बिल बिल्कुल उतना ही है जितना तुमने रात को मुझसे जबरदस्ती वसूला था। तो अब चुपचाप यह कोड स्कैन करो और मेरे पैसे वापस करो। सब कुछ ढोंग है, ये अमीर लोग सिर्फ चूना लगाना जानते हैं, मेरी खून पसीने की कमाई खा जाते हैं। लेकिन भाई, आज तो मुझे अपनी मालकिन को सबक सिखाना ही था। मैं मजे से सोफे पर बैठकर गर्मा गर्म रसीले चॉप्स खा रहा था और वो अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी। तभी अचानक वो गुस्से में चिल्लाई, तियनगो, मेरा लंच कहाँ है? मैंने भी तपाक से कहा, मैडम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि एक आया नैनी का काम सिर्फ घर पर 3 वक्त का खाना बनाना है। अभी मैं ऑफिस में हूँ तो मैं सिर्फ एक एस्कॉर्ट कर्मचारी हूँ, मेरा आपको खाना खिलाने का कोई फर्ज नहीं बनता, ये मेरा अपना खाना है। ये सुनकर वह आग बबूला हो गई और अपनी उंगली से मुझे बाहर जाने का इशारा करते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, निकलो यहाँ से और बाहर जाकर खाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा मत कीजिए मैडम, आपने ही तो आज सुबह नियम बनाया था कि अगर मैं ऑफिस में आपसे 1 मीटर से ज्यादा दूर गया तो मेरे 10,000 कट जाएंगे। अब अपनी गाढ़ी कमाई बचाने के लिए मुझे यहीं बैठकर इस खुशबूदार खाने का मजा लेना होगा और आपको भूखे पेट देखना होगा। तभी अचानक खाली पेट ब्लैक कॉफी पीने की वजह से उसके पेट में तेज दर्द उठा। उसने अपना पेट पकड़ लिया। मुझे लगा वो नाटक कर रही है, तो मैंने मजाक में कहा, मैडम पेट दर्द का यह नाटक अब पुराना हो चुका है, आप फिर से मेरे पैसे ऐंठना चाहती है ना? लेकिन जब मैंने देखा कि वो सच में बेहोश होने वाली है तो मैं तुरंत भागकर उसके पास गया। उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, दवाई दराज में है, मुझे हाथ मत लगाओ। मैंने तुरंत दराज से दवाई निकाली और साथ ही अपना स्पेशल खाना भी ले आया। मैंने चॉपस्टिक से खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाली पेट दवाई खाना खुदकुशी जैसा है, यह खास शेफ का बनाया हुआ खाना और गुनगुना पानी। इस इमरजेंसी मील की कीमत 2 लाख है, बोलो मंजूर है? उसने रोते हुए खाना खाया और कहा, ठीक है, लेकिन दुआ करना कि इस 2 लाख के खाने से तुम्हारा पेट न फट जाए। मैंने बड़े प्यार से उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद जैसे ही वो आराम करने लगी, मैंने उसे पीछे से सहारा दिया। वह चौंक कर बोली, ये क्या कर रहे हो? क्या अब भी मुझे तंग करना नहीं छोड़ोगे? मैंने कहा, शांत रहिए, पेट में इतनी ठंडक होने के बाद भी आप खाली पेट बर्फ वाली कॉफी पीती हैं। आप इस तरह सीधे अस्पताल जाने की तैयारी कर रही हैं क्या? वह चुपचाप बैठ गई। शायद वो मन ही मन सोच रही थी कि यह पैसों का लालची इंसान इतना भी बुरा नहीं है। उसने मुझसे कहा, तियनगो, अगर तुम चाहो तो हम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, मैंने तुरंत अपना QR कोड उसके सामने कर दिया और हंसते हुए कहा, मैडम दर्द गायब हो गया ना? तो चलिए अब हिसाब करते हैं। खाने के 2 लाख और मेरी इस खानदानी मालिश के 4 लाख, कुल मिलाकर हुए 4 लाख। ये सुनते ही उसका सारा रोमांस गुस्से में बदल गया। उसने सारे कागजात हवा में उड़ा दिए और चिल्लाई, तियनगो, तुम अभी के अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ और अपनी जान दे दो। मैं अपना टिफिन बॉक्स लेकर वहां से भागा और हंसते हुए बोला, मालकिन ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है, अगली बार मालिश के 10 लाख लगेंगे, पैसे ट्रांसफर करना मत भूलना। रात को मैं घर पर आराम से पुराने फूलदान साफ कर रहा था। एक फूलदान के 100 रुपए, आज मैंने 400 कमा लिए थे। मैं अपने सपने के और करीब पहुंच रहा था। तभी मेरी मालकिन एक बेहद खूबसूरत और चमकीली ब्लैक गाउन पहनकर वॉक इन क्लोजेट से बाहर आई। उसने रौब से कहा, तियनगो, इधर आओ, मेरी गाउन की जिप बंद करने में मदद करो। इस काम के तुम्हें 10,000 मिलेंगे। पैसे का नाम सुनते ही मेरा चेहरा खिल उठा। मैंने कहा, जी मालकिन, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। जब मैं उसकी जिप बंद कर रहा था तो उसकी खूबसूरत पीठ देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने पूछा,
मालकिन, इतनी रात को आप ऐसा रूप बदलकर कहाँ जा रही हैं? उसने अपने झुमके पहनते हुए कहा। साउथ सिटी प्रोजेक्ट के कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने आज रात एक प्राइवेट ड्रिंक पार्टी रखी है। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने के लिए खुद जाना ही होगा। ये सुनते ही मैंने अपने हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक दिया और कहा, बिल्कुल नहीं, आप वहां कतई नहीं जाएंगी। वो हैरान होकर बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने उसे समझाते हुए कहा, अगर आप ऐसे कपड़े पहनकर उन चालाक लोगों के साथ शराब पिएंगी और किसी ने आपका फायदा उठा लिया तो यह एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा। बोर्ड के वो बुढ़े लोग इस बात का फायदा उठाकर आपको कंपनी से निकाल देंगे, और अगर आप कंगाल हो गई तो मेरे बचे हुए 30 करोड़ रुपए कौन देगा? मैं अपनी चलती फिरती एटीएम मशीन को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। वह मुस्कुराई और अपनी कातिलाना नजरों से मुझे देखते हुए बोली, अच्छा, तो मिस्टर तियनगो का मतलब है कि मैं इस करोड़ों की डील को छोड़ दूं? तो फिर कंपनी को होने वाले नुकसान की भरपाई क्या तुम करोगे? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत अपनी जेब से क्यूआर कोड निकाला और कहा, मेरी पवित्र संपत्ति की रक्षा के लिए आज रात मुझे आपके पर्सनल बॉडीगार्ड और ड्राइवर के रूप में साथ चलना ही होगा। जिप बंद करने के 10,000 और आज रात की स्पेशल हस्बैंड प्रोटेक्शन सर्विस को मिलाकर कुल 50,000 का पैकेज है। पहले पेमेंट कीजिए, फिर कार में बैठिए। आज रात जिसने भी आपको आंख उठाकर देखा, मैं उसका सिर बोतल से फोड़ दूंगा। उसने अपना फोन निकाला, पैसे ट्रांसफर किए और कहा, 50,000 भेज दिए हैं, जाओ और इंसानों जैसे अच्छे कपड़े पहन कर आओ। 5 मिनट में गैरेज में मिलो। अगर आज रात तुमने उन इन्वेस्टर्स को शराब में नहीं हराया तो मैं तुम्हारे सारे पैसे काट लूंगी। मैं खुशी से उछल पड़ा। आप बेफिक्र रहिए मालकिन, आज रात शराब की मेज पर मुझसे बड़ा कोई राजा नहीं होगा। जो भी आपको शराब पिलाने की कोशिश करेगा मैं उसे सीधा लेटने पर मजबूर कर दूंगा। पार्टी में हम दोनों टिप टॉप बनकर पहुंचे। ब्लैक सूट में मैं काफी डैशिंग लग रहा था। मैंने मालकिन से कहा, मालकिन, ये सूट बहुत टाइट है, मुझे डर है कि कहीं टेबल पलटते समय ये फट न जाए, और हाँ, अगर इस पर दाग लगा तो ड्राई क्लीनिंग का खर्चा आपको ही देना होगा। उसने आंखें बंद की और धीमे से कहा, चुप रहो, अंदर जाकर कम बोलना और अपना वो रौब दिखाना। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, वहां के बड़े बिजनेसमैन वोंग ने शराब की बोतल उठाई और मालकिन से कहा, सू मैडम, अगर आप साउथ सिटी का प्रोजेक्ट चाहती हैं तो इस ग्लास को एक बार में खाली कर दीजिए, मैं तुरंत साइन कर दूंगा। मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी, वह झिझक रही थी। तभी मैंने आगे बढ़कर ग्लास अपने हाथ में ले लिया और कहा, वांग साहब, मेरी मालकिन का पेट इस कंपनी की सबसे कीमती संपत्ति है। उनकी जगह यह शराब मैं पीऊंगा, लेकिन एक ग्लास से क्या होगा? मैं ये तीनों बोतलें एक सांस में खाली कर दूंगा। आप अभी साइन कीजिए। दम है तो बोलो, उस मोटे बिजनेसमैन ने हंसते हुए कहा। ठीक है, अगर इस मामूली बॉडीगार्ड में इतनी हिम्मत है तो मैं अभी साइन करता हूँ। मैंने एक के बाद एक तीनों बोतलें मुंह से लगाकर खाली कर दी। वांग के होश उड़ गए। उसने डरते हुए पेपर पर साइन किए और कहा, ठीक है, तुम में दम तो है। मालकिन ने तुरंत पेपर अपने बैग में रख लिए। तभी मुझे चक्कर आने का नाटक करना था। मैंने टेबल का सहारा लिया और मुंह से नकली खून, शायद कोई लाल सिरप गिराते हुए कहा, ओह मालकिन, इस शराब का नशा बहुत तेज है, मेरा सिर घूम रहा है, मुझे संभालो, मुझे उल्टी आ रही है। वांग ने सोचा कि मैं अब पूरी तरह खत्म हो चुका हूँ। उसने हंसते हुए अपने साथियों से कहा, यह लड़का अपनी आखिरी हद पार कर चुका है, अभी मौका है, इसे और पिलाओ। वह बोतल लेकर मेरे पास आया और बोला, टियन भाई, इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारी क्षमता इतनी अच्छी है, चलो एक एक ग्लास और हो जाए। मैंने लड़खड़ाते हुए हाथ से मना किया, अरे साहब, अब मुझसे और नहीं होगा, इसके बाद तो मेरी जान ही निकल जाएगी। हाँ, अगर आप लोग मेडिकल बिल के रूप में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दें तो 10,000 रुपए प्रति ग्लास के हिसाब से मैं अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हूँ। वांग ने खुश होकर कहा, मंजूर है, 10,000 तो 10,000, आज रात पूरी मस्ती होगी। चलो सब मिलकर तियन भाई के लिए जाम उठाते हैं। मैंने मन ही मन सोचा, ये अमीर लोग भी कितने सीधे हैं। मैंने अपना क्यूआर कोड टेबल पर रखा और कहा, पहले पैसे फिर जाम। जो पूरा नहीं पिएगा वो सबसे बड़ा डरपोक होगा। जैसे ही उनके फोन पर 10,000 रुपए प्राप्त हुए का मैसेज आया, वांग ने ग्लास खाली कर दिया। वह रोते हुए मन ही मन सोच रहा था, शायद मेरे दिमाग में पानी भर गया था जो मैंने खुद के पैसे देकर शराब पीने की शर्त लगाई। देखते ही देखते मैंने उन सबको इतनी शराब पिलाई कि वे सब टेबल पर और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। मैंने हाथ में फोन लेकर और सिक्का उछालते हुए हंसकर कहा, बस इतनी सी क्षमता थी और चले थे बिजनेस करने। 2 ग्लास में ही ढेर हो गए। मेरे पैसे कमाने की रफ्तार धीमी कर दी। चलो जल्दी से बाकी के 30,000 ट्रांसफर करो और फिर सो जाओ। पार्टी खत्म होने के बाद जब हम पार्किंग में लौट रहे थे, तियनगो, तुमने लगातार 3 बोतलें पी ली, क्या तुम सच में ठीक हो? असल में वो कॉन्ट्रैक्ट इतना भी जरूरी नहीं था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर एक नया क्यूआर कोड उसके सामने कर दिया और कहा, अरे मालकिन, मैं असली बात तो भूल ही गया था। आज रात मैंने न सिर्फ डील पक्की कराई बल्कि आपको उन भेड़ियों से भी बचाया। ये मेरी एक्स्ट्रा हाई क्वालिटी सर्विस थी, लेकिन चूंकि उन लोगों ने मुझे काफी पैसे दिलवाए हैं, इसलिए मैं आपको 20% का डिस्काउंट देता हूँ। सिर्फ 10,000 दे दीजिए, हमारा हिसाब बराबर। ये सुनते ही मालकिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने गुस्से में अपनी हाई हील सैंडल मेरे पैर पर दे मारी। वह चिल्लाई, तुम्हारी तो मैं तुम्हें अभी 8 करारे थप्पड़ दूंगी, यहाँ से दफा हो जाओ। अगले दिन मैं अपने पैर पर पट्टी बांधकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। मालकिन नीचे खड़ी थी। मैंने दर्द का नाटक करते हुए कहा, मालकिन, कल रात गैरेज में जो आपने लात मारी थी उसने मुझे पूरी तरह अपाहिज बना दिया है। मेरा पैर टूट गया है, मेडिकल खर्च, मानसिक चोट और काम न कर पाने का हर्जाना, सब मिलाकर कुल 50,000। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं यहीं जमीन पर लेट जाऊंगा और किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा। मालकिन ने मुस्कुराते हुए अपना कोट मेरी तरफ फेंका जो सीधे मेरे चेहरे पर आ गिरा। वह बोली, नाटक बंद करो,
आज रात सुग्रुप की 10वीं सालगिरह का जश्न है। पूरे शहर का मीडिया वहां होगा। ये कोट पहनो और मेरे साथ चलो। 50,000 तुम्हारे अकाउंट में भेज रही हूँ। पैसे का मैसेज आते ही मैं तुरंत ठीक हो गया और खुशी से उछलकर बोला, जी मालकिन, आज रात मैं आपको इंटरनेशनल सुपर मॉडल जैसा लुक और सुरक्षा दूंगा। ये मेरा वादा है। वही दूसरी तरफ एक अनजान सा गंजा आदमी चुपके से गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। वह घबराते हुए पिछली सीट पर बैठे ज़ेन जियान से बोला, साहब, 6 साल पहले सम्राट होटल के कमरा नंबर 8806 के बाहर की वो इकलौती और असली सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। पूरे 5 लाख लगेंगे, एक भी पैसा कम नहीं होगा। उसने यह कहते हुए एक ब्लैक पेन ड्राइव आर्मरेस्ट पर रख दी। ज़ेन जियान ने तुरंत वो पेन ड्राइव उठा ली और अपने पास बैठे सू ग्रुप के एक बड़े डायरेक्टर के साथ मिलकर गाड़ी में ही लैपटॉप पर वो वीडियो देखने लगा। वीडियो चलते ही दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। फुटेज में मालकिन सुवानचिंग नशे की हालत में एक अनजान लड़के को खींचकर कमरे के अंदर ले जाती हुई साफ दिख रही थी। ज़ेन जियान कमीनी मुस्कान के साथ हंसा और बोला कि आज सुग्रुप की 10वीं सालगिरह है और इस वीडियो से हम सुवानचिंग को हमेशा के लिए बर्बाद कर देंगे। सीन सीधे सुग्रुप की ग्रैंड एनिवर्सरी पार्टी के हॉल में शिफ्ट होता है। मैं वहां मेहमानों के बीच आराम से खड़ा एक बड़ा सा लॉबस्टर चबा रहा था और सोच रहा था कि इन रईसों की पार्टी में मुफ्त का खाना खाने का मजा ही कुछ और है। तभी स्टेज पर मेरी मालकिन सू वानचिंग खूबसूरत ब्लैक गाउन पहनकर भाषण देने के लिए माइक के सामने खड़ी हुई और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अभी मालकिन का भाषण चल ही रहा था कि अचानक हॉल के मुख्य दरवाजे बड़े झटके से खुले और ज़ेन जियान उस बुढ़े डायरेक्टर के साथ पूरे रौब में अंदर आ धमका। उसने वायरलेस माइक हाथ में लिया और पूरी महफिल के सामने चिल्लाया कि रुक जाइए सू वानचिंग, अब आपके इस ढोंग को और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इस हॉल में बैठे सभी लोग ध्यान से सुने। आप जिसे इस कंपनी की चेयरपर्सन मान रहे हैं, असल में उनका चरित्र बेहद दागदार है। वह इस ऊंचे पद के बिल्कुल लायक नहीं है। ज़ेन जियान ने सीधे ऑपरेटर को इशारा किया और बड़ी स्क्रीन पर सीधे उस पेन ड्राइव की फुटेज प्ले कर दी। स्क्रीन पर मालकिन को उस अनजान लड़के के साथ देखकर पूरे हॉल में हंगामा मच गया और शेयर होल्डर्स खड़े हो गए। वो विलन डायरेक्टर चिल्लाया कि सू वानचिंग, तुमने सू ग्रुप का नाम मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हें इसी वक्त इस्तीफा देना होगा। मीडिया के कैमरे मालकिन के चेहरे पर फ्लैश मारने लगे और मालकिन बेबस होकर रोने की कगार पर पहुंच गईं। मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर उस लड़के का चेहरा थोड़ा साफ हुआ, मेरे हाथ से लॉबस्टर छूटकर फर्श पर गिर गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो 6 साल पहले वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि खुद मैं था। मतलब उस रात सम्राट होटल के उस कमरे में मैं ही था। म्याऊ म्याऊ मेरी ही सगी बेटी है और सू वानचिंग मेरी ही असली पत्नी है। मेरा सारा डर और लालच गुस्से में बदल गया। जब मैंने देखा कि वो गद्दार लोग मेरी पत्नी को सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं, तो मेरा खून खौल उठा। मैंने अपना कोट ठीक किया, माइक झपटा और पूरी महफिल के सामने गरजते हुए सीधे स्टेज पर आ गया। मैंने ज़ेन जियान को धक्का देकर पीछे किया और चिल्लाकर कहा कि ए ज़ेन जियान, अपना ये बकवास ड्रामा बंद कर। तुम लोग जिस वीडियो को स्कैंडल बता रहे हो, उसकी असलियत तुम्हें पता भी है। आंखें फाड़ कर देखो, इस वीडियो में दिखने वाला लड़का कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि खुद मैं हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और सू वानचिंग भी हैरान होकर मुझे देखने लगी और मीडिया के कैमरों के सामने गर्व से कहा कि हम दोनों 6 साल पहले मिले थे और हमें पहली नजर का प्यार हुआ था। म्याऊ म्याऊ हमारी ही मोहब्बत की निशानी है। हमने बहुत पहले ही कानूनी तौर पर शादी कर ली थी और आज हम एक लीगल पति पत्नी हैं। मैंने ज़ेन जियान के हाथ से उसकी वो पेन ड्राइव छीनी और पुलिस के साथ खड़े सू ग्रुप के गार्ड्स को इशारा करते हुए कहा कि गार्ड्स, इस गद्दार ने हमारी प्राइवेसी चुराई है और कंपनी को बदनाम करने की साजिश रची है। इसका कॉलर पकड़ो और इसे सीधे जेल के अंदर डालो। पुलिस ने तुरंत ज़ेन जियान और उस गद्दार डायरेक्टर को दबोच लिया और उन्हें घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। ज़ेन जियान बाहर जाते हुए भी पागलों की तरह चीख रहा था कि यह सब झूठ है, तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो। पूरा हॉल हमारी तालियों से गूंज उठा और मीडिया हमारी तस्वीरें खींचने लगी। मालकिन ने भावुक होकर सबके सामने मुझे गले से लगा लिया और उसके कान में फुसफुसाता हूँ, वो 250 रुपए का पुराना हिसाब। मेरी बात सुनकर वो पहले मुस्कुराती है, फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर से हंसने लगती है। मैं उसे अजीब तरह से हंसते हुए बस हैरानी से देखता रहता हूँ। फिर मैं गुस्से में उसका हाथ पकड़ता हूँ, उसे घसीटते हुए एक शानदार होटल के कमरे में ले जाता हूँ और सोफे पर धकेल कर उसके ऊपर झुकते हुए कहता हूँ, अब वक्त आ गया है कि हम 6 साल पुराने उस हिसाब को चुकता करें। तुमने उस रात सिरहाने पर 250 रुपए क्यों छोड़े थे? क्या तुम मुझे 250 बुलाना चाहती थी या तुम्हें लगा कि मेरी कीमत बस इतनी ही है? सू वानचिंग सोफे पर गिरते हुए मेरी तरफ गुस्से से देखती है और मुझ पर उंगली उठाते हुए चिल्लाती है, तुम्हारी पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई? उस रात ज़ेन जियान ने मुझे फंसाया था। बाहर कॉरिडोर में पपाराजी भरे हुए थे। उनसे बचने के लिए मैंने तुम्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया और कमरे में खींच लिया। वो और करीब आकर मुझे उस रात की मेरी हरकतें याद दिलाती हैं, लेकिन तुम आधे नशे में थे और हर 10 मिनट में अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए बाहर जाने का ड्रामा कर रहे थे। तुम्हारी आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। मेरा शरीर सुन्न पड़ रहा था और मैं तुम्हें रोक नहीं पा रही थी। इसलिए मेरे पास जो 250 रुपए नकद थे, मुझे उन्हीं से तुम्हें मनाना पड़ा। तुम जब भी हंगामा करते, मैं तुम्हारे हाथ में 10 रुपए थमा देती। मैंने पूरे 25 बार तुम्हें पैसे दिए, तब जाकर तुम शांति से सोए, और अब तुम यहाँ मुझसे शिकायत कर रहे हो? ये सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह जाता हूँ। मेरी आंखें फटी रह जाती हैं और मैं घबराहट में खुद को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता हूँ, 25 बार, एक बार के 10 रुपए। इसका मतलब वो 250 रुपए मेरी आधे नशे की हालत में की गई मेहनत की कमाई थी। रुको, भले ही मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए हों, लेकिन तुम मेरी इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकती। सू वानचिंग सोफे पर उदास होकर बैठ जाती है, अपनी आंखें नीची करती हैं और उस रात की मजबूरी समझाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है
मैं ये सब करना चाहती थी। जब झेनजियान के लोग चले गए तो मैं भी वहां से निकलने वाली थी, लेकिन तभी उस दवा का असर मुझ पर पूरी तरह से हावी हो गया। मेरे होश उड़ने लगे, मैं बिस्तर पर गिर पड़ी और उस हालत में तुम ही मुझे मेरा इकलौता इलाज लगे। अगले दिन मुझे डर था कि कहीं झेनजियान तुम्हें ढूंढ न ले, इसलिए मेरे पास पैसे छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी मेरी नजर टेबल पर रखी एक किताब पर पड़ती है, जिस पर एक बच्ची की तस्वीर है और लिखा है सू म्याओ म्याओ की 5वीं सालगिरह की यादें। मैं पसीने से भीग जाता हूँ और कड़ियां जोड़ते हुए बोलता हूँ, 6 साल पहले, 5 साल की उम्र, सू वानकिंग। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छोटी बच्ची जो रोज मेरी गर्दन पर बैठकर हुक्म चलाती है, मेरे पैरों के बाल नोचती है, वो तुमने गोद नहीं ली है, बल्कि वो हमारी अपनी बेटी है जो उसी रात को पैदा हुई थी। सू वानकिंग सोफे पर आराम से बैठकर एक विजयी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखती है। मैं गुस्से में अपने हाथ फैलाकर उसे टोकते हुए कहता हूँ, जब वो मेरी ही सगी बेटी है तो 5 साल पहले जब तुम मुझे मिली थी तब तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तुमने जरूर देखा होगा कि मेरा 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहती, इसलिए तुमने मुझे फंसाने के लिए एक बेटी की कहानी गढ़ दी ताकि तुम वो 30 करोड़ की बची हुई रकम भी हड़प सको। सू वानकिंग शांति से उठकर एक सेफ के पास जाती है और उसमें से निकालकर मेरे सामने एक डीएनए रिपोर्ट फेंकती है। वो मेरे करीब आकर कहती है, तुम्हें यकीन नहीं है ना, ये 5 साल पुरानी रिपोर्ट है। जब मैंने पूरे जियांग शहर में तुम्हें ढूंढ निकाला तो मैंने छुपकर तुम्हारे बालों से ये डीएनए टेस्ट करवाया था। हमारा जेनेटिक मैच 99.99% था। रही बात कि मैंने तुम्हें सीधे क्यों नहीं बताया, उस वक्त मैंने सू ग्रुप की जिम्मेदारी अभी अभी संभाली थी। झेनजियान और वो पुराने लोग हर रोज मुझ पर नजर रखे हुए थे। अगर मैं उस वक्त सबके सामने ये मान लेती कि मेरी एक नाजायज बेटी है तो वो सबसे पहले म्याओ म्याओ को निशाना बनाते। मैं हाथ में कॉन्ट्रैक्ट पकड़े हुए उसकी चालाकी को समझता हूँ और कहता हूँ, तो इसका मतलब तुमने जानबूझकर मेरे 5 करोड़ रुपए रोक लिए और मुझसे 30 करोड़ का रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, वो भी म्याओ म्याओ के 18 साल के होने तक, सिर्फ मुझे अपने पास रोकने के लिए। सू वानकिंग सोफे पर बैठकर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, तुम्हें कौन फंसा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि म्याओ म्याओ के 18 साल के होने पर तुम्हें पूरी रकम मिल जाएगी, और वैसे भी हम दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हैं। हमारा मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका है। ये 30 करोड़ रुपए पति पत्नी की साझा संपत्ति है। तुम इसे अपनी बाईं जेब से निकालोगे तो भी इसे हमारे घर की दाईं जेब में ही रखना पड़ेगा, इसलिए इस जिंदगी में एक भी पैसा लेकर भागने के बारे में सोचना भी मत। मैं अपने हाथ में पकड़े हुए कागज को ध्यान से देखता हूँ जिस पर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और साझा संपत्ति लिखा है। मैं सदमे में अपनी छाती पर हाथ रखता हूँ और जमीन पर बैठकर रोते हुए चिल्लाता हूँ, बाईं जेब से दाईं जेब में। हा हा हा, मुझे लगा था कि मैं एक अमीर मालकिन को लूट रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो मैं खुद वो जंगली घास निकला जिसे जड़ से उखाड़ लिया गया। सू वानकिंग, तुम एक काले दिल वाली पूंजीपति हो। ये धोखा है, ये तो उम्र कैद की सजा है। मेरी खून पसीने की कमाई मुझे वापस दो। तभी दरवाजा खुलता है और हमारी छोटी बेटी म्याओ म्याओ अपने डायनासोर वाले कपड़ों में पिग्गी बैंक लेकर अंदर आती है और दौड़कर मुझे गले लगा लेती है। वो कहती है, पापा मत रो, अब आप कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे। आप हमेशा म्याओ म्याओ और मम्मा के साथ रहोगे। म्याओ म्याओ अपने पिग्गी बैंक से 250 रुपए का एक लाल लिफाफा निकालती है और मेरे हाथ में रखती है। वो मेरी पीठ पर चढ़कर खुशी से मुझे चूमती है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और सू वानकिंग मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। म्याओ म्याओ कहती है, ये लो पापा, ये मेरी तरफ से आपके लिए पॉकेट मनी। मुझे तो बहुत पहले से पता था कि आप मेरे पापा हो। फिर अचानक सू वानकिंग की तरफ उंगली उठाकर अपनी शर्तें रखता हूँ। मैंने पूरी जिंदगी का हिसाब लगाया, लेकिन आखिर में तुम माँ बेटी के लिए सारी जिंदगी मुफ्त में काम करने के लिए फंस गया। खैर, म्याओ म्याओ की खातिर मैं ये उम्र कैद की सजा कबूल करता हूँ, लेकिन सू वानकिंग, कल सुबह के नाश्ते में मुझे 2 फ्राइड एग एक्स्ट्रा चाहिए और हर महीने मेरी पॉकेट मनी में 5000 रुपए का इजाफा होना चाहिए। ये मेरी कानूनी रूप से शादीशुदा होने के नाते मिलने वाली मजदूरी है। इसमें से एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। हम सोफे पर बैठे थे, सू वानकिंग और मैं दोनों हंस रहे हैं और म्याओ म्याओ मेरी गोद में है। तभी कहानी खत्म होती है और मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, वीचैट पर 5000 रुपए प्राप्त हुए। इस महीने का मेरा लेबर अलाउंस।